Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिभा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 10 होम साइंस का पहला लेसन शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन पढ़ाने जा रही हूँ। ये मेरा तीसरा पार्ट है। अगर इसके पहले का पार्ट 1, पार्ट 2 अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आई बटन प्रेस करके आप हमारी इस क्लास को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स का नियम। पारिवारिक बजट जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके विषय में बहुत से समाज वैज्ञानिकों द्वारा, बहुत से अर्थशास्त्रियों द्वारा नित्य अक्सर नए नए नियम और विचार प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों में से, अर्थशास्त्रियों में से एक जर्मन अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजल्स ने भी पारिवारिक बजट संबंधी अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किए थे। इन्होंने बहुत ही पारिवारिक बजट पर विभिन्न समाज में विभिन्न वर्गों का विस्तृत अध्ययन करके अपने बजट संबंधी नियम को बताया। पारिवारिक बजट संबंधी नियम ही एंजल्स के बजट संबंधी नियम कहलाते हैं। इन्होंने अपने बजट में बताया कि जो समाज में विभिन्न वर्ग हैं उनको वह 3 वर्गों में विभाजित किया और विभाजन का मुख्य आधार पारिवारिक आय था। प्रथम श्रेणी में उच्च वर्ग या धनी वर्ग को रखा और द्वितीय वर्ग में मध्यम वर्ग और तृतीय श्रेणी में श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग को उसने विभाजन किया। उसने यह कहा कि आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की जो आहार और अन्य खाद्य सामग्रियों पर जो धन व्यय होता है, जो खर्च होता है, उसका प्रतिशत मान घटता जाता है, जबकि अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन या विलासिता पर उनका प्रतिशत मान बढ़ता जाता है। ईंधन, प्रकाश, वस्त्र पर ये समान रहता है, सभी का समान खर्च होता है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने कैसे अपना ये नियम बनाया। इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं। व्यय कीमत, ये एक चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। व्यय कीमत निम्न अथवा श्रमिक वर्ग, जो ये पारिवारिक आय के आधार पर इन्होंने सबसे छोटा वर्ग रखा, निम्न अथवा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। व्यय कीमत में भोजन पर इन्होंने श्रमिक वर्ग के लिए 60% रखा, यानी कि जो निम्न वर्ग होता है भोजन पर अधिक अपने धन को व्यय करता है। मध्यम उससे कम 55% और उच्च वर्ग 50%, अपने आमदनी का 50% खर्च करता है भोजन पर। वस्त्र पर 18% मध्यम वर्ग भी, उच्च वर्ग भी 18%। तीसरा है मकान, यानी कि घर संबंधी मद पर कितना व्यय करता है एक श्रमिक वर्ग या निम्न वर्ग 12%, मध्यम वर्ग 12%, उच्च वर्ग 12%। ईंधन, प्रकाश तथा जल पर 5% निम्न वर्ग भी खर्च करता है, मध्यम वर्ग भी 5% और उच्च वर्ग भी 5%। पांचवा है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि पर
निम्न या श्रमिक वर्ग 5% खर्च करता है और मध्यम वर्ग 10% और उच्च वर्ग 15%। यानी कि उच्च वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि विलासिता की चीज़ों पर ज़्यादा इन लोगों के अपेक्षा यानी कि निम्न या मध्यम वर्ग के अपेक्षा अधिक खर्च करता है। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि इन्होंने पारिवारिक बजट संबंधी एंजल्स का नियम ये क्या था, ये सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक इनका दर्शाया गया चार्ट है। और एंजल्स द्वारा समाज के मुख्य वर्गों के पारिवारिक बजट का प्रारूप, एंजल्स ने समाज को 3 वर्गों पे जो बांटा था उसका व्यवहारिक रूप भी उसने प्रस्तुत किया। यानी कि जो उन्होंने समाज के 3 वर्ग किए थे पारिवारिक आय के आधार पर, तो धनी वर्ग या उच्च वर्ग का उसने मालिक रखा, डॉक्टर को बनाया, और द्वितीय श्रेणी का यानी मध्यम श्रेणी का एक अध्यापक को चुना, और तीसरा निम्न या श्रमिक वर्ग मजदूर को सम्मिलित किया। तो उसने डॉक्टर के लिए उसकी आमदनी 1 माह की 3200 रुपये उसने आकलन किया, अध्यापक के लिए 1600 रुपये और श्रमिक वर्ग यानी मजदूर के लिए 400 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित करके इनके बजट संबंधी व्यय की मद का ब्यौरा इतने रुपयों में उसने सम्मिलित किया कि एक महीने में एक डॉक्टर 32 रुपये में क्या क्या खर्च करता है, किन किन चीज़ों पर, किन किन वस्तुओं पर व्यय करता है, किन किन मदों पर व्यय करता है। एक अध्यापक जो है, जो द्वितीय वर्ग यानी मध्यम वर्ग में आता है, वह अपने ज़रूरतों को कैसे किन किन मदों पर व्यय करता है, और श्रमिक मजदूर वर्ग। तो एक व्यवहारिक रूप से भी एंजल्स ने अपने पारिवारिक बजट संबंधी सिद्धांत को व्यवहारिकता के रूप में भी परिणत किया। तो इनके व्यवहारिक को देखते, उनके व्यवहारिक पक्ष को हम लोग देखते हैं इन्होंने कैसे विभाजन किया है। भोजन पर इन्होंने निम्न तथा श्रमिक वर्ग में भोजन पर 240 रुपये खर्च कर रहा है मजदूर, और मध्यम वर्ग 880 रुपये, उच्च वर्ग 1600 रुपये। वस्त्र पर 72 रुपये निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग 280 रुपये, उच्च वर्ग 576 रुपये। मकान पर 48 रुपये, श्रमिक वर्ग 48 रुपये, मध्यम वर्ग यानी कि जो ये है अध्यापक है वो 192 रुपये खर्च कर रहा है मकान पर, और उच्च वर्ग 384 रुपये। ईंधन, प्रकाश तथा जल पर 20 रुपये, मध्यम वर्ग 80 रुपये, उच्च वर्ग में जो डॉक्टर है 160 रुपये। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर 20 रुपये मजदूर खर्च करता है, मध्यम वर्ग 160 रुपये, उच्च वर्ग 480 रुपये। अगर इसको हम टोटल करेंगे तो 400 रुपये आ जाएगा, और मध्यम वर्ग का टोटल करेंगे, जो अध्यापक की सैलरी मिल रही है 1600 रुपये, तो 1600 रुपये में वह पूरा अपना भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ये खर्च कर देता है महीने भर में अपने 1600 रुपये को। और ऐसे ही उच्च वर्ग यानी डॉक्टर जो हैं वो 3200 रुपये में अपने परिवार को चलाते हैं एक महीने में। तो ये एंजल्स का व्यवहारिक पारिवारिक बजट का प्रारूप था, इसको हम आपको समझा दिए। एंजल्स ने 1857 में अपने इस पारिवारिक बजट संबंधी विचार को व्यक्त किया था। 1857, तब से आज तक में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है, बहुत सी चीज़ें बदल गई। आजकल तो एक मज़दूर की भी आमदनी बहुत ही बढ़ गई है, और उसको देखते हुए
एंजल्स के नियम में बहुत ही अब कमियां आ गई हैं, लेकिन आज के दौर में जिसकी जो आमदनी है उसके हिसाब से अपने व्यय की मद को बांट ले। हर महीने का महीने अपने बजट को निर्धारित करें कि हमारे व्यय का क्या क्या मद है, कितने पैसे हम इन्वेस्ट करें। पारिवारिक बजट में एंजल्स ने कोई बचत का भी सिद्धांत नहीं बताया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एंजल्स का नियम क्या था, इन्होंने सैद्धांतिक मत क्या दिया और व्यवहारिक मत क्या दिया। ये दोनों हमने सिद्धांत, व्यवहारिकता और सैद्धांतिक हमने आपको बता दिया। आशा है मुझे कि आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, एक और मैं आपको चार्ट यहाँ बनाकर समझा दे रही हूँ। पारिवारिक बजट का व्यवहारिक प्रारूप। यदि गृहिणी अपना बजट बनाती है तो इन मदों पर वो अपना बजट बनाकर अपने परिवार का संचालन अच्छे ढंग से कर सकती है। गृह स्वामी का नाम जो भी है आप लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है संदीप कुमार। घर का पता वार्ड 12 चंदौली। परिवार की सदस्य संख्या 4, जिसमें पुरुष 1, स्त्री और उसके 2 बच्चे हैं। उसके 2 बच्चे, पुरुष 1 है, स्त्री 1 और उसके 2 बच्चे। मासिक आय है 6,000 रुपये। इनके जो ये गृह स्वामी हैं उनकी मासिक आय 6,000 रुपये है। बजट की अवधि है 1/7/2020 से 31/7/2021 तक का। ये बजट का व्यवहारिक प्रारूप ये हम बताए जा रहे हैं। आप भी अपने बजट को ऐसे बना सकते हैं। बच्चियां विशेष रूप से ध्यान देंगी कि बजट कैसे बनाया जाता है। पहला है भोजन, इसमें क्रमांक, व्यय का मद, अनुमानित व्यय रुपए में, कुल व्यय, आय का प्रतिशत व्यय, ऐसे करके चार्ट बनाना है। भोजन में अनाज आदि पर 360 रुपये, दालें 280 रुपये, फल एवं सब्जी 800 रुपये, दूध 900 रुपये, घी, तेल, मक्खन आदि 380 रुपये, अन्य गुड़, चीनी, मसाले 280 रुपये। कुल मिला के 3,000 रुपये खाद्य पर यानी कि भोजन पर कुल व्यय हो रहा है। आय का प्रतिशत व्यय है 50%। दूसरा है वस्त्र, कपड़ा व सिलाई पर 900 रुपये, धुलाई, प्रेस आदि पर 180 रुपये, यानी कि 1,080 रुपये टोटल होंगे दोनों वस्त्र को मिलाकर। यानी कि कपड़ा और सिलाई और हम धुलाई या प्रेस करवाते हैं तो हमारा खर्च हो जाता है 1,080 रुपये। 18% यहाँ कुल आमदनी का खर्च हो रहा है। हाँ बच्चों, देखिए आप वस्त्र देख लिए कि वस्त्र पर कितना खर्च हो रहा है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट देखते हैं, मकान का किराया। मकान का किराया 720 रुपये और इसको हम यदि कुल व्यय में लेते हैं तो 720 और 12% हमारे आमदनी यानी 6,000 रुपये में से 12% खर्च हो रहा है मकान का किराया। चौथा है प्रकाश तथा ईंधन पर, बिजली पर 150 रुपये, मिट्टी का तेल 300 रुपये, कुल दोनों मिलाकर 480 रुपये व्यय हो रहा है, 8% आ रहा है। पांचवा है शिक्षा तथा स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य पर क्या खर्च हो रहा है। शिक्षा पर स्कूल फीस 120 रुपये, पुस्तक, कापी, पेंसिल आदि पर 60 रुपये और दवा पर 60 रुपये, कुल 240 रुपये व्यय हो रहा है और 4% खर्च आ रहा है पूरी आमदनी का। छठवां है अन्य। अन्य में मनोरंजन पर 120 रुपये, अन्य खर्चे
जैसे बच्चों की जेब खर्च है, कोई बाहर जाता है तो नाश्ता वगैरह लेता है, चाय वगैरह पीता है, तो ये सब बहुत से ऐसे खर्च होते हैं। उसको अन्य खर्चों में 120 रुपये, कुल 240 रुपये 4% खर्च हो रहा है आमदनी का। सातवां है बचत। बचत को भी इस व्यवहारिक प्रतिवर्ष बजट में शामिल किया गया है। बचत में 240 रुपये बचत किया जा रहा है, कुल टोटल 240 रुपये, 4% आमदनी का पूरा 4% बचत की जा रही है। कुल योग में 6000 रुपये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कुल जो खर्च हो रहा है, और पूरा मिलाकर व्यय हुआ 6000 रुपये, 100%, 100% यहाँ खर्च हो गया। उसमें 240 रुपये बचत हुई है, यानी कि 100% का प्रतिवर्ष बजट मैंने आपको बना के ये चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया। यहाँ हमने बता दिया आपको कि पारिवारिक बजट का व्यवहारिक प्रारूप, ये सर्वोत्तम प्रतिवर्ष बजट का मैंने यहाँ प्रदर्शन आपको बता दिया है। व्यवहारिक रूप से आप चार्ट बनाकर अपने सारे मदों को लिखकर, जितना आपकी आमदनी है, जैसे किसी की 6000 है तो किसी की 20,000 है या 40,000 है, 50,000 है, आमदनी जैसे बढ़ेगी इन सब मदों पर वैसे ही खर्च बढ़ेगा। तो आप ये ध्यान में रखकर अपना बजट बना सकते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से भी दैनिक व्यय को भी लिखा जा सकता है। जो हम अपना बजट बनाते हैं एक माह का और वार्षिक बजट के पृष्ठभूमि पर बनाते हैं, वैसे ही अपना एक डायरी में खाका बनाकर अपने रोज की वस्तुओं को भी लिखते चले। जो हम मार्केट से बाहर से वस्तुएं मंगवाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसको भी हम लिखते चलें कि हमने आज भोजन आहार पर कितने पैसे खर्च किए, जैसे कि सब्जियां कौन सी मंगाई और अनाज है उसका कुछ मंगवा लिया है तो वो लिख ले, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो भी हम मंगवा रहे हैं उसको लिखते चलें। फिर अंत में जब महीने का आखिरी आता है तो जितना दैनिक व्यय में हमारा रोज़ का रोज़ खर्च हुआ है उसको टोटल करके जो मासिक व्यय का हमने बजट बनाया था उससे हम टैली करवाएं कि क्या क्या चीज़ें हमने इस बजट में शामिल नहीं किया है, क्या हमारे बजट से ज़्यादा हमने हर रोज़ खर्च कर दिया। ये सब अगर हम ध्यान में रखकर अपना कार्य करेंगे तो हमारा बजट सर्वोत्तम बनेगा और कम आमदनी में ही सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और बजट बनाते समय कोई भी बजट बनाइए उसमें बचत का भी प्रावधान होना चाहिए। तो बच्चों, आप इस पाठ को शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने इस चैप्टर में जो भी टॉपिक था उसके विषय में आपको डिटेल में समझाया, लिखवाया। आप अपनी कॉपी पर बढ़िया से लिख लीजिएगा और इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूटा हो। जैसे कि हमने लिखवाया बजट का अर्थ परिभाषा, तो उससे लघुत्तरी भी प्रश्न बनते हैं, अति लघु भी प्रश्न बनते हैं। बजट का प्रकार है, बजट के सिद्धांत हैं, इस पर विस्तृत प्रश्न भी बन जाएंगे। बजट के सिद्धांत को सविस्तार वर्णन करिए, या सबसे अच्छा बजट कौन सा बजट होता है, ये लघुत्तरी प्रश्न बन जाएगा। और एंजल्स का बजट का प्रदर्शन दिखाइए, या एक व्यवहारिक बजट को प्रदर्शित करिए, तो आप इस बजट को दिखा सकते हैं, दिखा देंगे। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और अपने हर चैप्टर को विधिवत पढ़ते चलेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही वो पूरा लेसन ही आपको याद हो जाएगा और उस लेसन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको सभी क्वेश्चन पता रहेंगे, उसके सभी आंसर का जवाब आपके पास रहेगा। तो आपका अति लघु, लघुत्तरी, विस्तृत 3
और बहुविकल्पी, 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपके चारों प्रकार के प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।